इवनिंग सभी को। वेलकम आपका नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है लास्ट क्लास ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सम कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज़। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, और डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स या बैटरीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, उनकी वर्किंग को समझेंगे। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे, या इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का ये है कि आज हमने कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज इन्वेंट किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, जिनसे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है और उनको हम जो है ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी पोर्टेबल है वो। क्या है? पोर्टेबल। इस तरह के एनर्जी सोर्सेज को जो है हम क्या कहते हैं? सेल्स एंड बैटरीज कहते हैं। दीज आर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, तो सेल क्या होता है हम जान लेते हैं। सेल जो है सिंपलेस्ट टाइप का एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, जिसके अंदर एक पेयर होता है इलेक्ट्रोड्स का, यानी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि डिप रहते हैं किसके अंदर? एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, ये मेरा सेल का सिंबल है। बैटरी क्या होती है? एक बैटरी जब दो सेल्स या दो से अधिक सेल्स को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो। किस में कनेक्ट करते हो? सीरीज़ में, ताकि आपको हाई वोल्टेज मिले या आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिले? हाई मिले, ज़्यादा मिले। तो जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी में कम से कम दो सेल्स होने चाहिए, या उससे अधिक भी हो सकते हैं, जो कि किस में कनेक्टेड होते हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो बैटरी या सेल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले आप ये उतना उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बैटरीज या टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल्स। तो जो कमर्शियल सेल्स हैं, जो कमर्शियल बैटरीज़ हैं, उनको दो मेन कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है। दीज आर प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी बैटरीज एंड और सेकेंडरी सेल्स। तो दो क्लासिफिकेशन, दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है सभी सेल्स या बैटरीज़ को। पहला है हमारे पास प्राइमरी सेल्स या बैटरीज़, दूसरा है मेरे पास सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज़। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं, प्राइमरी बैटरीज़ वो बैटरीज़ होती हैं जिनको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, ओनली सिंगल टाइम। उसके बाद वो डेड हो जाती हैं, और इनको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप इनको रिचार्ज भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास ड्राई सेल्स हो गए जो घड़ियों वगैरह में लगते हैं। ठीक है, और मरकरी सेल्स हो गए जो कि कैलकुलेटर वगैरह में, रिस्ट वॉच में लगते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनको आप सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते, और आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रिचार्ज। ठीक है, सो कैन बी यूज्ड ओनली सिंगल टाइम, या कैन बी यूज्ड ओनली सिंगल टाइम। after which they become dead. These cells or batteries are not रिचार्जेबल। आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी इसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही बार कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद आप रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते। द रिडॉक्स रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें आप रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स एंड बैटरीज। इनके एग्जांपल्स हैं ड्राई सेल्स, कॉमा मरकरी सेल्स। वहीं पे बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज़ की। तो सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज़ को
आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। जब ये डिस्चार्ज हो जाए, यानी आप इनको एक बार यूज़ कर लो, उसके बाद आपको इनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। यानी ये रिचार्जेबल भी होती हैं। क्या होती हैं? रिचार्जेबल। इसलिए इनको जो है स्टोरेज सेल्स या बैटरीज़ भी कहा जाता है, या एक्यूमुलेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर्स, क्योंकि आप इनको बार बार रिचार्ज, बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो आप उनको रिचार्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिचार्ज। यानी इसमें आप रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे आपके पास गाड़ियों में लीड स्टोरेज बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है? घरों में आपके इन्वर्टर बैटरी होती है, ठीक है। इन बैटरी को आप इस्तेमाल कीजिए। जब ये डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसे जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर आप इनको क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से। क्या कर सकते हैं? रिचार्ज। तो चार्जिंग, रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग के दौरान जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। कब रिवर्स हो जाता है? जब आप उसको चार्ज करते हो, ठीक है। सो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन over a long time by charging, by recharging. These cells or batteries are rechargeable by supplying external electrical energy during which the direction of redox reactions is reversed. ओके, यहाँ पे इसका और लिख देता हूँ साइड में ही। दिस इज फॉर सेकेंड डी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल्स और बैटरीज और एक्यूमुलेटर्स। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल्स। ये एग्जाम्पल हमारे पास। तो बेटा फटाफट उतार लीजिए। अब इन्हीं के जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेल्स के बारे में या बैटरीज के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल है वो है ड्राई सेल। क्या है? ड्राई सेल। ड्राई सेल का एक सिंबल बनाया हुआ है। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ निप्पो की, बस मैंने जनरल पर्पज़ से बनाया हुआ है ड्राई सेल का एक डायग्राम यहाँ पे। ड्राई सेल जो होते हैं वो इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? तो आपने देखा होगा आपके घरों में रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, उसके अंदर ड्राई सेल्स का इस्तेमाल होता है। जो टॉर्चेज़ होती हैं पुराने समय, आजकल तो खैर रिचार्जेबल टॉर्चेज़ आ गई हैं, लेकिन पुराने समय में जो टॉर्चेज़ होती थी उसके अंदर ड्राई सेल्स का इस्तेमाल होता था। टेप रिकॉर्डर्स में होता था ड्राई सेल्स का इस्तेमाल। जो खिलौने होते थे उनके अंदर ड्राई सेल्स का इस्तेमाल होता था। आपकी जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, दीवार घड़ी होती हैं, उसमें ड्राई सेल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के और मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सेल्स हैं ये। और इनके बारे में हम जानेंगे, इनका वर्किंग क्या है या कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ड्राई सेल्स आर most widely and most
commonly used primary cells. These are used in torches. टॉर्चेस में इस्तेमाल किए जाते हैं. टॉयज, वॉल क्लॉक्स जो दीवार घड़ी होती है, टेप रिकॉर्डर्स, रिमोट कंट्रोल्स, एक्सेट्रा. इनके द्वारा जो वोल्टेज प्रदान की जाती है, जो आउटपुट वोल्टेज देते हैं, वो 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक होती है. आउटपुट वोल्टेज गिवन बाय ड्राई सेल्स इज अराउंड 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट. 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट. अब जानते हैं इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल. सो देख लीजिए, स्टॉप राइटिंग पहले समझ लीजिए. देखिए, ड्राई सेल में एक जिंक कंटेनर होता है हमारे पास. क्या होता है? जिंक का कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर. दिस इज अ जिंक कंटेनर. ये एनोड के रूप में काम करता है. किसके रूप में काम करता है? एनोड. एनोड बोले तो नेगेटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है. इस जिंक कंटेनर में एक ह्यूमिड यानी मोइस्ट, थोड़ा गीला गीला सा पेस्ट भर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का. तो इसके अंदर जो पेस्ट भरा जाता है, दैट इज moist paste of अमोनियम क्लोराइड विद सम जिंक क्लोराइड. तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का गीला गीला सा पेस्ट भर दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है. ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा जिंक क्लोराइड भी मिला होता है. इसके मिडल में एक ग्रेफाइट की रॉड लगा दी जाती है, जो कि कैथोड के रूप में काम करती है, यानी प्लस टर्मिनल के रूप में. यानी इसके मिड में एक ग्रेफाइट की रॉड लगा दी जाती है. दिस इज अ ग्रेफाइट रॉड, जो कि किसकी तरह काम करता है? कैथोड यानी प्लस की तरह काम करता है. ठीक है. ये जो ग्रेफाइट रॉड है, ये डिप रहती है एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, या सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय अनदर पेस्ट दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर. तो इसके आसपास जो है एक दूसरा पेस्ट भी रहता है. ये पेस्ट होता है MnO2 प्लस सम कार्बन पाउडर. ठीक है. और यहाँ पे कैप लगा दी जाती है. एक क्या लगा दी जाती है? कैप. देखी होगी आपने, इस तरह से कैप होती है. तो ये प्लस हो गया, कैथोड हो गया. क्या हो गया? कैथोड. ये कैथोड की तरह काम करेगा. और ये जो इसका कंटेनर है, किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा. ओके. अब दूसरी बात ये कि जब इसका इस्तेमाल होता है, यानी जब इसका समय के साथ यूज़ होता रहता है, तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ये एक कोरोसिव एसिड होता है. कैसा एसिड होता है? कोरोसिव. और ये जिंक कंटेनर को धीरे धीरे खाने लगता है, कंज्यूम करने लगता है. जिसके कारण क्या होता है कि जो जिंक का वेसल है, जो कंटेनर है, उसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसके ऊपर क्या किया जाता है? स्टील की एक लेयर चढ़ा दी जाती है बाहर से. किसकी लेयर चढ़ा दी जाती है? स्टील की एक लेयर चढ़ा दी जाती है. क्यों चढ़ा दी जाती है? आपको समझ में आ गया बेटा? क्योंकि समय के साथ क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है, जो कि कोरोसिव एसिड होता है,
वो जो है जिंक के कंटेनरों को कंज्यूम करता रहता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, हैव अ जिंक कंटेनर acting as anode which is filled with a most electrolyte of ammonium chloride with some zinc chloride. Okay, a graphite rod acts as cathode, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, which is surrounded by a black paste of MnO2 and carbon powder. ठीक है, उतार लो बेटा फटाफट। तो वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में हमारे मेनली सेल रिएक्शंस आते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, जो एनोड है मेरे पास, एनोड क्या था मेरे पास, जिंक कंटेनर था। क्या था, जिंक कंटेनर। वहाँ पे हमेशा क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आप देखेंगे एनोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जिंक जो है जो सॉलिड फॉर्म में था वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें, जिंक 2+ आयन में। ठीक है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। इस तरह से कैथोड, जो कि मेरी ग्रेफाइट की रॉड थी और जो कि डिप हो रखी थी किसके अंदर, MnO2 के अंदर। सो कैथोड पे रिडक्शन होगा हमेशा। क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो अमोनियम आयन है, क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कहाँ से आए हैं, अमोनियम क्लोराइड से आए हैं। साथ में मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या करेंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे और जो MnO2 है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा MnOOH में। दिस इज कॉल्ड मैनगैनाइट। इसको हम मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ MnO2 में जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। कितना है, +4 है। जबकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 बचा। कितना बचा, +3। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो हो गया रिडक्शन। और जो अमोनियम आयन होता है वो रिड्यूस हो जाता है आपका अमोनिया में। किसमें, अमोनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज़ द कैथोड रिएक्शन, जहाँ पे आपका अमोनियम आयन जो था, जो कि एक्वस फॉर्म में था, ये रिड्यूस हो गया अमोनिया में। और जो मैग्नीज ऑक्साइड थी, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में रिड्यूस हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में, बाय अब्जॉर्बिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
यहाँ पे जो अमोनिया फॉर्म हो रही है बेटा आपकी, अच्छा पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं दोनों को जोड़ के, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप देखेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, जिंक सॉलिड प्लस में NH4 प्लस में MnO2 कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक 2 प्लस आयन MnOH और प्लस में NH3। सो दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये क्या है आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन है, जिंक प्लस NH4 प्लस आयन MnO2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए आपस में, इधर आएगा आपका जिंक 2 प्लस आयन MnOH प्लस में NH3। यहाँ पे जो NH3 गैस है एक्चुअल में, सॉरी यहाँ पे जो NH3 प्रोड्यूस हो रहा है ये गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है, बल्कि ये कंबाइन कर लेती है जिंक प्लस आयन से। किससे कंबाइन कर लेती है? एंड क्लोराइड आयन से, जो यहाँ से मिले हैं, और कन्वर्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉम्प्लेक्स में। अमोनिया सो फॉर्म्ड is not liberated as gas but combines with Zn2 plus ion and Cl minus ion to form complex Zn NH3 2 Cl2 ये बना लेता है ये, ठीक है। तो फटाफट बेटा आप उतार लीजिए इसको, ड्राई सेल को फटाफट। ओके, नेक्स्ट टाइप का प्राइमरी सेल है हमारे पास मरकरी सेल। मरकरी सेल की एडवांटेज जो है ड्राई सेल के ऊपर ये है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। एक तो क्या होता है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा ये कि इसमें जो वोल्टेज आपको मिलता है या जो पावर जो आउटपुट मिलता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे, जबकि ड्राई सेल में ऐसा नहीं होता। ड्राई सेल का जो वोल्टेज है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है, कम होता जाता है। जबकि मरकरी सेल में आपको थ्रू आउट जब तक आप यूज़ करोगे उसको, जब तक वो डेड नहीं होता, तब तक आपको जो वोल्टेज सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। दूसरा इसका एडवांटेज ये है ड्राई सेल के ऊपर, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट होता है। क्या होता है? लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है। ड्राई सेल का जो यूज़ है, सॉरी मरकरी सेल का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है? तो जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, कलाई वाली घड़ी होती है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जो हीयरिंग एड्स आते हैं कान में लगाने वाले, जिनको कम सुनाई देता है, जो हीयरिंग एड्स होते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है मरकरी सेल्स का। इसके अलावा जो आप कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर्स, उनके अंदर भी जो है मरकरी सेल का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एडवांटेज तो इसका ये है, ये कहीं साइड में लिख लेना, एडवांटेज ओवर ड्राई सेल। तो पहला एडवांटेज ये है, मरकरी सेल इज़ वेरी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। दूसरा एडवांटेज ये है, इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स यूज, ठीक है। सो मरकरी सेल्स are primary cells which are light and compact and are used in small gadgets like hearing aids,
थोड़ा इंग्लिश में मेरी मत जाना, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेकार है। रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा। इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है इज अराउंड 1.35 वोल्ट। ओके, अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए बेटा। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास स्टील का केस होता है, जैसे दिखाई दे रहा है, बाहर का जो केस है, कवरिंग है, वो स्टील की है। ये मेरा स्टील का एक केस है, ठीक है। इसके अंदर जिंक लिया जाता है एज एनोड, किसके रूप में, एनोड के रूप में। सो यहाँ पे अगर मैं एक सेक्शन कट करूँ, क्या कट करूँ, सेक्शन, ये मैंने सेक्शन कट किया हुआ है, मतलब यहाँ से कट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ये आपका जिंक है, दैट एक्ट एज एनोड। किसकी तरह एक्ट करता है, एनोड। एनोड बोले तो नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ नीचे जो होता है यहाँ पे इसके अंदर भरा जाता है मरकरी सेकेंड ऑक्साइड, यानी HgO, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड HgO विद ग्रेफाइट पाउडर। इसमें थोड़ा ग्रेफाइट पाउडर भी होता है। ये आपका एक्ट करता है किसकी तरह, कैथोड की तरह। किसकी तरह, कैथोड। कैथोड बोले तो प्लस टर्मिनल। तो ये मेरा एनोड हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, कैथोड। जो एनोड है वो जिंक है, कैथोड जो है वो मरकरी सेकेंड ऑक्साइड है। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। किससे, तो इसमें भरा होता है आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि पेस्ट फॉर्म में होता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट होता है, किसका बना होता है, KOH विथ जिंक ऑक्साइड, KOH विथ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग अ स्टील केस in which zinc acts as anode while HgO acts as cathode. Anode and cathode are separated by an electrolytic paste of KOH with ZNO। ओके, तो जो नीचे का होता है वो आपका कैथोड है, तो प्लस की तरह काम करेगा, और जो ऊपर वाला होता है ये आपकी किसकी तरह काम करता है, नेगेटिव यानी एनोड की तरह काम करता है। तो फटाफट आप इसका कंस्ट्रक्शन उतार लीजिए, फिर मैं वर्किंग बताता हूँ। तो आइए वर्किंग जान लेते हैं ज़रा मरकरी सेल की। तो वर्किंग में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम एनोड पे। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमको पता है। तो एनोड पे क्या होगा कि जो आपका जिंक था, एक्चुअल में जिंक अमेलगम के फॉर्म में रहता है, दिस इज़ अमेलगम।
तो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड में। अब जिंक ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा, अमालगम जो है जिंक अमालगम जो है हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और प्लस में वाटर भी बनेगा आपका, याद रखिएगा। तो जिंक जो है वो एक्चुअली में अमालगम के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो कि एनोड है, और ये अमालगम जो है हाइड्रोक्साइड के 2 पार्टिकल से रिएक्ट कर लेता है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में बदल गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस दौरान आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं और प्लस में क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर हम बात करें कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, एट कैथोड, तो बेटा कैथोड पे आपका जो है रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। अब कैथोड पे हमने लिया था मरकरी सेकेंड ऑक्साइड, तो ये मरकरी सेकेंड ऑक्साइड होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है विद वाटर और कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में, यानी मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में 2OH- आयन भी बनते हैं। तो आपने देखा मरकरी जो है रिड्यूस हो गया, मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस हो गया मरकरी में, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, मरकरी में हो गया। अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें तो दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए तो आपका निकलेगा ZnHg प्लस में HGO कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, ZnO प्लस Hg। ओके, सो दिस इज़ द सेल रिएक्शन। जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया है, मरकरी ऑक्साइड जो है मरकरी में रिड्यूस हो गया है। तो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। बेटा फटाफट उतार लीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेकेंडरी सेल्स या बैटरीज़ के बारे में। तो हम 2 इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल्स एंड बैटरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा है निकल कैडमियम सेल स्टोरेज सेल। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखिए लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये हमको जो आउटपुट देती है वो करीब 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक देती है और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो व्हीकल्स में यानी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में किया जाता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, जैसे कार हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेज हो गई, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स हो गए, इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे घरों में जो इन्वर्टर में बैटरी यूज़ होती है वो भी लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। और साथ के साथ आजकल जो सोलर सेल सिस्टम आ गया है उसमें जो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं उसको भी हम इसी में स्टोर करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी का, तो उसमें समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि लेड की प्लेट्स का ग्रिड होता है। तो यहाँ पे एक सेट बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रिड ऑफ लेड प्लेट्स हैं, कुछ लेड की प्लेट्स हैं जिनको कवर किया गया है पोरस लेड मटेरियल से। किससे कवर किया गया है, पोरस लेड मटेरियल से, और ये एक्ट करती हैं किसकी तरह, एनोड की तरह। तो कितनी है, 1 2 3। तो ये जो ग्रिड है दिस इज पीवी प्लेट्स कवर्ड विद पोरस स्पॉन्जी लेड। इसके ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ाई गई है, पोरस लेड की ही कवरिंग चढ़ाई गई है, ठीक है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, आपका एनोड की तरह एक्ट करता है। फिर इनके बीच में जो है एक सेट और भी है, यानी एक ग्रिड और भी है जो कि कैथोड के रूप में काम करता है। ये भी लेड प्लेट्स का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये भी लेड प्लेट्स का ही बना हुआ है, लेकिन इस लेड प्लेट्स के ऊपर लेड ऑक्साइड की कवरिंग चढ़ाई गई है। किसकी कवरिंग चढ़ाई गई है, PbO2 की। और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो हमारे पास सारी प्लेट्स जो हैं, जो पूरा ग्रिड बना हुआ है वो पूरा लेड प्लेट्स का ही है, लेकिन उनके ऊपर जो लेयरिंग करी गई है वो अलग अलग है। जैसे एनोड भी है लेड प्लेट्स का ही बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो कवरिंग करी गई है वो पोरस स्पॉन्जी लेड की करी गई है जो कि एनोड के रूप में काम करता है। कैथोड जो है वो भी लेड प्लेट्स का ही बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग करी गई है वो किसकी करी गई है, लेड ऑक्साइड की करी गई है। क्लियर है।
अब इसके अंदर जो है एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है H2SO4 का। किसका सॉल्यूशन भर देते हैं बेटा? H2SO4। एक H2SO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं। सो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा रहता है दैट इज एक्वस H2SO4, जिसका कंसंट्रेशन होता है 38% बाय मास। इसका मतलब है कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 38 ग्राम क्या होगा? H2SO4 होगा, और 62 ग्राम क्या होगा? उसमें पानी होगा। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है अराउंड, इसकी डेंसिटी अराउंड होती है आपकी 1.30 ग्राम पर ml। ठीक है, सो आप समझते हैं ज़रा लेड स्टोरेज बैटरी का। लेड स्टोरेज बैटरी is a type of secondary battery which is widely used in automobiles like trucks, buses, cars, motorbikes, in inverters, etc. These batteries have 3 or more cells connected in series, which gives an output voltage of around 6 volt to 12 volt। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। It consists of a grid of lead plates covered by पोरस की स्पेलिंग गलत हो गई, पोरस नहीं, वही सही है, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा, सॉरी। पोरस स्पॉन्जी lead it acts as एनोड। किसकी तरह एक्ट करता है? एनोड की तरह एक्ट करता है, जिसपे हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ another grade of lead plates coated with PbO2 powder. It acts as cathode। साथ के साथ और क्या होता है इसमें? The battery space is filled with aqueous H2SO4, that is 38% concentration
by mass having density of 1.30 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। और ऊपर की पूरी जो ये चैम्बर होता है पूरा, ये नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई, इनकी शीट्स का बना होता है ये पूरा। और इसके अंदर हम H2SO4 को फिल कर देते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या करता है, काम करता है। बेटा फटाफट उतार लीजिए। तो आइए वर्किंग जान लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का। तो इसमें हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में देखेंगे, समझेंगे, और ओवरऑल सेल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम डिस्चार्जिंग कंडीशन ले रहे हैं, जब बैटरी को यूज़ किया जा रहा है। तो जब बैटरी को यूज़ किया जाता है तो वो डिस्चार्ज होती रहती है धीरे धीरे। क्या होती रहती है? डिस्चार्ज। और इस डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं पहले बता देता हूँ। जब बैटरी आप यूज़ करते हो समय के साथ और वो डिस्चार्ज होती रहती है, तो उस केस में जो आपका H2SO4 है ये कंज्यूम होता रहता है। क्या होता रहता है? कंज्यूम। और इसका कंसंट्रेशन क्या होता रहता है? डिक्रीज़ होता रहता है। और इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ के साथ जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ऊपर लेड सल्फेट की लेयर जमा होती रहती है। किसकी लेयर जमा होती थी? लेड सल्फेट की। तो ये होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब आप बैटरी को यूज़ करते हैं, यानी जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी, तो एक तो H2SO4 का कंजम्पशन होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी और उसका कंसंट्रेशन दोनों कम हो जाते हैं। साथ के साथ जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन पे एक लेयर जम जाती है, किसकी? लेड सल्फेट की। कैसे जमती है अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनोड पे बात करते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं एट एनोड। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो लेड की प्लेट होती हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में थी, किस फॉर्म में थी? ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? लेड आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? और ये किसके अंदर चला जाता है? सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। ठीक है। और कैसे होता है ये? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है। फिर ये लेड के आयंस हैं, ये रिएक्ट कर लेते हैं सल्फेट आयन से। किससे रिएक्ट कर लेते हैं? क्योंकि H2SO4 2 पार्ट्स में होता है, H+ एंड SO4 2-। तो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? PbSO4। और यही PbSO4 इन पे जमा होने लगता है। किस पे जमा होने लगता है? एनोड पे। तो डिपॉजिटेड ऑन एनोड। ठीक है। तो ये तो बात हो गई एनोड पे रिएक्शंस की। तो एनोड पे 2 रिएक्शन हो रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से क्या कट जाएगा बेटा? आपका Pb आयंस कट जाएंगे। तो Pb सॉलिड प्लस में सल्फेट आयन, जो कि एक्वस यानी सॉल्यूशन के अंदर थे, PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है कहाँ पे? एनोड पे। कहाँ पे? एनोड पे। यानी जो हम देखें तो जो लेड की प्लेट्स थी, ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना लेते हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं? 2। अब देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं एट कैथोड। तो बेटा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या हो रहा होता है कि आप देखेंगे कैथोड पे किसकी लेयर जमा है? PbO2 की। तो ये PbO2 जो है 4H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लिबरेट हुए थे उनको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू लेड आयंस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे। तो लेड ऑक्साइड है वो H+ आयंस कंज्यूम करता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। ठीक है, या उसके साथ रिएक्ट करता है, सॉरी, और लेड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में वाटर फॉर्म होता है। ये 4+ आयंस कहाँ से आए हैं आपके? यहाँ से आए हैं H2SO4 से। तो दीज आर, ये किस में चले जाते हैं? सॉल्यूशन में। किस में चले जाते हैं? सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी होता है एक, जो लेड के आयंस होते हैं ये दोबारा से सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? लेड सल्फेट में। और ये लेड सल्फेट कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे, जिस तरह से एनोड पे डिपॉजिट हो रहा था।
डिपॉजिटेड एट कैथोड। दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो बेटा। दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो। तो दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, जो कैथोड पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं इनको कंबाइन करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो पी बी कट गया यहाँ पे, और क्या कट गया, बस पी बी कटा है और कुछ नहीं कटा है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फेट आयंस। पी बी कट गया, पी बी आयंस कट गए, PbO2 प्लस 4H प्लस 2E प्लस सल्फेट आयन, और इधर आएगा PbSO4 प्लस में 2H2O। ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। यहाँ इसके आगे लिख लेना, ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। उतार लो बेटा फटाफट। ओके, अब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में हम ओवरऑल रिएक्शन जो एनोड पे हो रहा था और ओवरऑल रिएक्शन जो कैथोड पे हो रहा था उसको हम कंबाइन कर देते हैं। तो क्या आता है, PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4। यहाँ पे SO4 जुड़ जाएंगे, 2 हो गए और 4H हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कट गए। ठीक है। तो PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4, और आपका बन गया यहाँ पे 2 PbSO4 प्लस में 2H2O। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे ये ओवरऑल सेल रिएक्शन किसके लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए बेटा यहाँ पे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेड सल्फेट में और वाटर में। तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब H2SO4 का कंसंट्रेशन H2SO4 की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml पे आ जाए, पहले कितनी थी 1.30 ग्राम पर ml, जब डिक्रीज होके वो 1.20 ग्राम पर ml पे आ जाए तो हम कहते हैं कि अब बैटरी को रिचार्ज की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, और हम बैटरी को क्या करते हैं, रिचार्जिंग पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं, रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग का भी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो बेटा रिचार्जिंग क्या होता है कि आप जो है रिचार्ज करते वक्त बैटरी को एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं, जिससे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिवर्स। तो यहाँ पे देखते हैं रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग कब करते हैं, व्हेन द डेंसिटी of H2SO4 decreases to 1.20 gram per ml and sufficient PbSO4 get deposited over electrodes, then battery needs a recharge। ठीक है, पहला स्टार। दूसरा, ड्यूरिंग रिचार्जिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई। कौन सी एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। electrical energy is given to the electrodes and redox reactions get reversed। तो redox reaction क्या होते हैं,
रिवर्स्ड हो जाते हैं। तो अभी हमने जितने पहले रिएक्शन लिखे थे उनमें आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स बना दो और रिएक्टेंट्स को क्या बना दो, प्रोडक्ट्स, तो वो आपका रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, रिचार्ज सॉरी। तो ये चार्जिंग का है, रिचार्जिंग का है। तो अभी इन रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ, इसी रिएक्शन को, ये चार्जिंग का रिएक्शन है, सॉरी ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। तो रिचार्जिंग या चार्जिंग के वक्त हम इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो 2PbSO4 प्लस में 2H2O, ये दोनों रिएक्ट होने लगते हैं आपस में और कैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4। तो देखिए हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो अब दोबारा से आपका कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी बढ़ने लगती है, किसकी, H2SO4 की। और जो लेड जमा हो गया था, लेड सल्फेट, किस पे, इलेक्ट्रोड पे, वो भी क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो ये कहलाता है चार्जिंग। क्या कहलाता है, चार्जिंग। तो यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को समझने को मिल रही है कि हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में भी काम करती है। कब काम करती है, जब हम उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। और वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में भी काम करता है, कब, जब हम उसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब चार्ज कर रहे होते हैं तब वो किसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में काम करता है। और जब हम उसका यूज़ या डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तब वो किसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में काम करता है। तो बेटा फटाफट उतार लीजिए इसको।